1984 का वो सिख विरोधी दंगा आप सभी को याद होगा कि किस तरीके से दिल्ली की सड़कों पर खून बहा। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई और इसके अगले रोज से ही दिल्ली और देश के दूसरे कुछ हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। कुछ साल पहले इन दंगों पर नजर डालने वाली एक किताब व्हेन ए ट्री शूक डेली छपी थी। इसमें दंगे की भयावहता, हताहतों और उनके परिजनों के दर्द और राजनेताओं के साथ पुलिस के गठजोड़ का सिलसिलेवार ब्यौरा। जब इंदिरा जी की हत्या हुई थी तो हमारे देश में कुछ दंगे फसाद हुए थे। हमें मालूम है कि भारत की जनता को कितना क्रोध आया, कितना गुस्सा आया और कुछ दिन के लिए लोगों को लगा कि भारत हिल रहा है। जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। ये शब्द कहते तत्कालीन प्रधानमंत्री और इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी उनके पुत्र राजीव गांधी ने बोट क्लब में इकट्ठा हुए लोगों के हुजूम के सामने। कोई जिक्र नहीं था उन हजारों सिखों का जो अनाथ और बेघर हो गए थे, बल्कि ये वक्तव्य उनके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था। इससे यह संदेश गया मानो इन हत्याओं को सही ठहराने की कोशिश की जा रही थी। इस वक्तव्य ने उस समय काफी सनसनी मचाई थी और उसको जायज ठहराने में कांग्रेस पार्टी को अभी भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है। पार्टी के नेता सलमान खुर्शीद कहते हैं कि किस लक्ष्य से और किस कारण से यह कहा गया था, यह तो उसी व्यक्ति से पूछा जा सकता है जो कहता है। समझने वाले क्या समझते हैं वो समय पर, संदर्भ पर, उसका लेकर मन में क्या बात है इस पर निर्भर करता है। खुर्शीद कहते हैं, मैं अपने दिवंगत नेता राजीव जी को जानता था। संवेदनशील और उदार चरित्र के व्यक्ति थे। मैं यह नहीं मानता हूं कि उन्होंने किसी संकीर्ण दृष्टि से ऐसी बात कही हो। वह कहते हैं, तब भी वह बात किसी को चुभी है तो राजीव जी होते तो वो सैन्य कहते कि मैं यह नहीं कहना चाहता था। मेरे मन में भी उतना ही दुख है। मैं भी किसी को खो बैठा था। मैं जानता हूं कि खोने की पीड़ा क्या होती है। हिंसा की शुरुआत उस समय हुई थी जब इंदिरा गांधी की हत्या का समाचार सुन तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह उत्तरी यमन की अपनी यात्रा समय से पहले खत्म कर दिल्ली लौटे थे। जब जैल सिंह हवाई अड्डे से इंदिरा गांधी के दर्शन करने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स जा रहे थे तो आरके पुरम के पास उनकी मोटर के काफिले पर हमला हुआ था। तारलोचन सिंह उस समय उनके प्रेस अधिकारी थे जो बाद में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष बने। वह बताते हैं कि ज्ञानी जी हवाई अड्डे से सीधे एम्स के लिए रवाना हुए। उनकी कार सबसे आगे थी, उनके पीछे सचिव और उनके पीछे मेरी कार थी। हम जैसी ही आरके पुरम इलाके में पहुंचे, आगे की दोनों कारें निकल गई। तारलोचन बताते हैं, मेरी कार के सामने जलती मशाले लेकर कुछ लोग आ गए और हमारे ऊपर मशाले फेंकी गई, लेकिन ड्राइवर ने किसी तरह से बचाकर मुझे घर तक पहुंचाया। वो कहते हैं, उधर ज्ञानी जी जैसे इंदिरा जी के दर्शन करके एम्स से नीचे उतरे, लोगों ने उन्हें घेर लिया और उनकी कार को रोकने की कोशिश की। ज्ञानी जी के सुरक्षा कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद उन्हें वहां से सुरक्षित निकाला। ये तो शुरुआत थी। आने वाले 2 दिनों में सिखों के साथ क्या सलूक होने वाला था, इसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की। 2 नवंबर 1984 इंडियन एक्सप्रेस के संवाददाता राहुल बेदी अपने दफ्तर में बैठे हुए थे। उनको खबर मिली कि त्रिलोकपुरी के ब्लॉक नंबर 32 में कत्लेआम हो रहा है। बेदी बताते हैं, मोहन सिंह नाम का एक व्यक्ति हमारे दफ्तर में आया और उसने बताया कि त्रिलोकपुरी में कत्लेआम हो रहा। इसके बाद मैं अपने 2 साथियों को लेकर वहां गया, लेकिन किसी ने हमें वहां तक पहुंचने नहीं दिया क्योंकि उस ब्लॉक के रास्ते में हजारों लोग जमा थे। बेदी बताते हैं, जब हम शाम के वक्त वहां पहुंचे तो देखा कि कोई 250 गज लंबी गली में लोगों की लाशें और कटे हुए अंग बिखरे हुए थे। हालत यह थी कि उस गली में चलना भी मुश्किल हो रहा था, पैर रखने तक की जगह नहीं। बेदी कहते हैं, औरतों और बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया था। बाद में मालूम हुआ कि 320 लोगों की हत्या की गई। मैं वो भयानक मंजर कभी नहीं भूल सकता। शाम के 7:30 बजे का वक्त था। इलाके को कोई 8-10 हजार लोगों ने घेरा हुआ था। इसके बावजूद चारों ओर सन्नाटा पसरा था।
एक और हादसा हुआ भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन मनमोहन वीर सिंह तलवार के साथ, जो वर्ष 1971 में महावीर चक्र से सम्मानित हो चुके थे। 5,000 लोगों की भीड़ ने उनके घर को घेर कर उसमें आग लगा दी। हमारे बहुत प्रयासों के बाद भी तलवार आप बीती बताने को तैयार नहीं हुई कि पुराने जख्मों को मत कुरेदिए। हाँ, आजकल अमेरिका के कैलिफोर्निया में जा बसे जसवीर सिंह ने अपनी कहानी जरूर सुनाई। जसवीर बताते हैं, यमुना पार सादरा में मेरा संयुक्त परिवार था। परिवार के 26 लोगों का कत्ल कर दिया गया। हमारी माँ बहनों से पूछो कि कैसे वो 33 वर्षों से विधवा का जीवन गुजार रहे हैं। जसवीर कहते हैं, हमारे कुटुंब में पूरे परिवार को मार डाला। बच्चों के सिर से बाप का साया उठ गया, कोई जेब कतरा बन गया, किसी को स्मैक की लत लग गई। सबसे बड़ा सवाल उठा पुलिस की भूमिका पर। पुलिस ने न सिर्फ शिकायतों की अनदेखी की, बल्कि कई मामलों में सिखों पर हुए हमले में भीड़ का साथ दिया। दंगों के बाद सिखों की तरफ से लड़ने वाले वकील और वैन एट्रीशूक डेली के सह लेखक हरविंदर सिंह फुल्का कहते हैं, पुलिस ने सिखों को बचाने के बजाय उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई की। फुल्का बताते हैं, कल्याणपुरी थाने में तकरीबन 600 लोगों को मारा गया। 1 नवंबर को ज्यादातर कत्लेआम हुआ। पुलिस ने वहां 25 लोगों को हिरासत में लिया और सभी लोग सिख थे। वे कहते हैं, 1 और 2 नवंबर को इनके अलावा किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। इतना ही नहीं, पुलिस ने सिखों को पकड़कर भीड़ के हवाले कर दिया। क्या कोई योजना थी? सवाल उठता है। सवाल यह भी उठता है कि यह सब कुछ अचानक हुआ या फिर इसके लिए बकायदा योजना बनाई गई। किताब के लेखक मनोज मित्ता मानते हैं कि सब कुछ राजनीतिक नेताओं के इशारे पर हुआ। दरअसल पहले दिन यानी 31 अक्टूबर को छीटपूट हिंसा हुई, लेकिन 1 और 2 नवंबर को जो कुछ हुआ वह बिना योजना के नहीं हो सकता था। मित्ता कहते हैं, जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उस दिन जो घटनाएं हुई उन्हें आप स्वाभाविक कह सकते हैं, लेकिन उस दिन किसी सिख का कत्ल नहीं हुआ था। वे बताते हैं, कत्ल की शुरुआत पूरे 24 घंटे के बाद यानी अगले दिन 1 नवंबर से हुई। मित्ता का कहना है, नेताओं ने अपने अपने इलाकों में बैठकें की और अगले दिन लोग हथियारों के साथ पूरी तैयारी से निकले। पुलिस उन्हें नजरअंदाज कर रही थी, उनकी मदद कर रही थी। हरविंदर सिंह फुल्का का भी तर्क है कि जिस तरह से इन घटनाओं को अंजाम दिया गया, उससे साफ जाहिर होता है कि सब कुछ योजनाबद्ध था। वे कहते हैं, भीड़ के पास इस बात की सूची थी कि किस घर में कितने सिख रहते हैं। उन्हें हजारों लीटर केरोसिन मुहैया कराया गया। जलशील पाउडर उन्हें दिया गया, जो लोहे की छड़ें लोगों के हाथों में थी, वे एक आकार प्रकार की। एक सवाल यह भी उठता है कि पुलिस ने ऐसा आखिर क्यों किया? उसने अपना फर्ज को आखिर क्यों नहीं निभाया? आखिर क्यों पुलिस राजनीतिज्ञों के हाथों में खिलौना बन गई? वरिष्ठ पुलिस अधिकारी वेद मारवा को 1984 के सिख विरोधी दंगों में पुलिस की भूमिका की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई। वे कहते हैं, पुलिस एक औजार के समान है और आप जैसा चाहें वैसा इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पुलिस अधिकारी बहुत अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं, वो देखते हैं कि राजनेताओं ने उससे क्या चाहते हैं। वो इशारों में बात समझते हैं, उन्हें लिखित या मौखिक आदेश देने की जरूरत नहीं। वे बताते हैं, जिन इलाकों में पुलिस नेताओं के इशारों पर कठपुतली नहीं बनी, वहां तो स्थिति नियंत्रण में रही। मसलन चांदनी चौक में इतना बड़ा गुरुद्वारा है, वहां किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि उस वक्त मैक्सवेल पेरेरा पुलिस उपायुक्त थे। उन्होंने पुख्ता प्रबंध किए कि चांदनी चौक में कोई गड़बड़ी ना हो पाए। गड़बड़ी वहां हुई जहां पुलिस ने राजनीति के दबाव के सामने घुटने टेके। दंगों के 21 साल बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में इसके लिए माफी मांगी और कहा कि जो कुछ भी हुआ उससे उनका सिर शर्म से झुक जाता है। लेकिन क्या इतना कहने पर से ही सरकार का फर्ज पूरा हो गया? क्या इससे आजाद भारत के सबसे बुरे हत्याकांड की यादें मिट गई? कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद कहते हैं, इसका जवाब तो वही दे सकता है जो न्याय की अपेक्षा करता है। मैं कहूं कि न्याय मिल गया है तो वे कहेंगे कि अपना दर्द देखा ही कहा, यानी आपने दर्द देखा ही कहा। आप कैसे कह सकते हैं कि न्याय मिला या नहीं मिला? जिसने चोट खाई है, जिसे दर्द हुआ है, वही इसका जवाब दे सकता है। 1984 के बाद भी भारत में दंगों का सिलसिला रुका नहीं। वर्ष 1988 के भागलपुर दंगे, वर्ष 1992-93 के मुंबई दंगे और वर्ष 2002 के गुजरात दंगे। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें दंगे करवाने के जुर्म में सजा मिली? सवाल उठता है, शायद यही कारण है कि इस तरह की घटनाएं आज के भारत में भी होती रहती।
ये स्टोरी कैसी लगी आपको कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल ऐसी खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। धन्यवाद।